पंजाब के गुरदासपुर में आज सुबह आतंकियों ने हमला किया। आतंकियों ने पहले जम्मू जा रही बस और फिर दीनानगर पुलिस थाने पर फायरिंग की। बताया जा रहा है कि सेना की वर्दी में आए 3 से 4 हमलावरों ने सबसे पहले बस अड्डे और फिर थाने को निशाना बनाया। गृह मंत्रालय ने हमले में 5 लोगों की मौत की पुष्टि की है, जिसमें 3 आम लोग हैं और 2 पुलिसकर्मी हैं। 8 अन्य भी घायल हुए हैं। सेना ने आतंकियों के खिलाफ अभियान शुरू कर दिया है। मिल रही खबरों के मुताबिक हमला सुबह 5:30 बजे किया गया। आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ अब भी जारी है। जिस जगह पर यह हमला किया गया वो जगह पाकिस्तान की सीमा से 15 किलोमीटर दूर है। अमृतसर पठानकोट रेलवे ट्रैक पर 5 जिंदा बम पुलिस ने बरामद किए हैं। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने गुरदासपुर में आज हुए आतंकी हमले के मद्देनजर पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल से बात की और उन्हें स्थिति से निपटने के लिए केंद्र की ओर से हर संभव मदद मुहैया कराने का आश्वासन दिया। उन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और केंद्रीय गृह सचिव से भी बात की। आतंकी हमले पर प्रतिक्रिया देते हुए गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि आतंकियों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा और सीमा से सटे राज्यों में अलर्ट जारी कर दिया है। इसके अलावा पंजाब में आतंकी हमले के बाद सुरक्षा के मद्देनजर हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य में अलर्ट घोषित कर दिया है। 1993 की मुंबई में सिलसिलेवार बम धमाकों के गुनहगार याकूब मेमन के लिए आज का दिन बेहद अहम। सुप्रीम कोर्ट में याकूब मेमन के डेथ वारंट पर आज होगा फैसला। 30 जुलाई को होनी है फांसी। इस बीच भाजपा सांसद शत्रुघ्न सिन्हा और पार्टी के निष्कासित सांसद राम जेठमलानी सहित विभिन्न दलों के नेताओं, चर्चित विधिवेत्ताओं और अलग अलग क्षेत्रों की लगभग 300 हस्तियों ने रविवार को राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को एक नई याचिका दायर करके उनसे मुंबई विस्फोट मामले के दोषी याकूब मेमन की मौत की सजा माफ करने का अनुरोध किया है। उत्तराखंड में भारी बारिश की वजह से ऋषिकेश बद्रीनाथ मार्ग में रुद्रप्रयाग के पास भूस्खलन हुआ है, जिसकी वजह से 4 धाम यात्रा बाधित हुई है। भूस्खलन होने और रास्ता बंद होने से कई यात्री रास्ते में फंस गए हैं। स्थानीय प्रशासन रास्ता साफ करने में लगा है, लेकिन लगातार पत्थरों के गिरने से काफी कठिनाई हो रही है। दूसरी ओर हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों में भारी बारिश के कारण 2 बच्चों समेत 3 लोगों की मौत हो गई है। स्थानीय मौसम विभाग के अनुसार राज्य में कई जगहों पर अगले 6 दिनों तक भारी बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात के कुछ हिस्सों में अगले 48 घंटों में भारी से काफी भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। वहीं ओडिशा और पश्चिम बंगाल के गंगा नदी के इलाकों में भी मंगलवार और बुधवार को भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की तरफ से जारी चेतावनी में पश्चिम मध्य प्रदेश, पूर्वी और पश्चिम राजस्थान, गुजरात, सौराष्ट्र और कच्छ के इलाकों में भारी से काफी भारी बारिश होने की संभावना जताई गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को 10वीं बार आकाशवाणी के जरिए राष्ट्र से मन की बात की। प्रधानमंत्री ने बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं पर चिंता जाहिर करते हुए कहा कि दुर्घटनाओं के आंकड़े दिल दहलाने वाले हैं। पीएम मोदी ने बताया कि सरकार जल्द ही सड़क परिवहन एवं सुरक्षा विधेयक लाने जा रही है। साथ ही सरकार राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा कार्य योजना को लागू करने की दिशा में भी कई महत्वपूर्ण कदम उठाने पर विचार कर रही है। ओडिशा में भगवान जगन्नाथ, बालभद्र और देवी सुभद्रा के रथों की बहुड़ा यात्रा के लिए पुरी में उत्साह का माहौल है। बहुड़ा यात्रा तीनों रथों की गुडीचा मंदिर से जगन्नाथ मंदिर वापसी की यात्रा है। गुडीचा मंदिर में 1 सप्ताह ठहरने के बाद बहुड़ा यात्रा संपन्न होती है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने रेड एफएम को तीसरे चरण की एफएम रेडियो नीलामी में भाग लेने की अनुमति दे दी है। उच्च न्यायालय ने एक विशेष सुनवाई में रेड एफएम को सुरक्षा मंजूरी नहीं देने और नीलामी में भाग लेने के आवेदन को खारिज करने के 15 जुलाई के सरकार के आदेश को रद्द कर दिया है। भारतीय शेयर बाजारों में सप्ताह के पहले दिन गिरावट के साथ शुरुआत हुई। बीएसई सेंसेक्स करीब 200 अंकों की गिरावट के साथ खुला। शुरुआती 1 घंटे के कारोबार में 300 अंकों से ज्यादा की गिरावट देखी गई। मिड कैप और स्मॉल कैप में गिरावट रही। वहीं निफ्टी में भी शुरुआत गिरावट के साथ हुई। निफ्टी में सुबह के वक्त करीब 30 अंकों की गिरावट देखी गई। ग्रीस के तीसरे बेलआउट पर एथेंस में आज से चर्चा शुरू हो गई है। यूरोपीय आयोग, यूरोपीय केंद्रीय बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अधिकारियों के बीच बैठक शुक्रवार को होनी थी, लेकिन चर्चा के स्थान और सुरक्षा मुद्दों के कारण इसमें देरी हुई। यमन में आज से 5 दिन का मानवीय संघर्ष विराम शुरू हो गया है। यमन में 5 दिन के मानवीय संघर्ष विराम के प्रभाव में आते ही सऊदी के नेतृत्व में किए जाने वाले हवाई हमलों पर रोक लग गई। ये जानकारी प्रत्यक्षदर्शियों और सुरक्षा अधिकारियों ने दी। सऊदी के नेतृत्व वाले गठबंधन ने शनिवार को मानवीय आधार पर विराम की ये अनपेक्षित घोषणा की थी। तुर्की ने चरमपंथी संगठन इस्लामिक स्टेट और कुर्द अलगाववादी संगठन पीकेके के खिलाफ सैन्य अभियान पर चर्चा करने के लिए नाटो की बैठक बुलाई है। ये बैठक मंगलवार को ब्रसेल्स में होगी। इसके अलावा उसने उत्तरी इराक में कुर्द अलगाववादियों के ठिकानों पर भी हवाई हमले किए हैं, जिसके लगभग 2 साल पुराने संघर्ष विराम का अंत हो गया है। अब इस मुद्दे पर तुर्की ने नाटो की बैठक बुलाई है। यूरोपीय संघ और नाटो ने आतंकवाद के खिलाफ तुर्की की लड़ाई का समर्थन किया है, लेकिन उससे ये भी आग्रह किया गया है कि अल्पसंख्यक कुर्दों के साथ शांति वार्ता को न तोड़ें।
कैमरून के मारुआ शहर में एक बच्ची द्वारा किए गए आत्मघाती हमले में कम से कम 20 लोग मारे गए। सरकारी टीवी चैनल की खबर के अनुसार 12 साल की आत्मघाती हमलावर ने खुद को बार में उड़ा लिया। हमले में कम से कम 79 लोग घायल हो गए हैं। हमले के लिए तत्काल किसी ने भी जिम्मेदारी नहीं ली। बल्लेबाजों और गेंदबाजों के शानदार प्रदर्शन के बल पर श्रीलंका ने 5वें और अंतिम एक दिवसीय मुकाबले में पाकिस्तान को 165 रन से हरा दिया है। श्रीलंका से जीत के लिए मिले 369 रन के लक्ष्य के जवाब में पाकिस्तान की पूरी टीम 37.2 ओवरों में 203 रन पर ढेर हो गई। श्रीलंका की तरफ से ऑफ स्पिनर सचित्रा सेनानायके सबसे सफल गेंदबाज रहे। उन्होंने 39 रन देकर 3 विकेट लिए। तिसारा परेरा ने 38 रन देकर 2 विकेट हासिल किए। श्रीलंका के सलामी बल्लेबाज तिलकरत्ने दिलशान एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन पूरे करने वाले दुनिया के 11वें बल्लेबाज बने। दिलशान ने पाकिस्तान के खिलाफ 5वें और अंतिम एक दिवसीय मैच के दौरान ये उपलब्धि हासिल की। वो एक कारनामा करने वाले श्रीलंका के चौथे बल्लेबाज हैं। इन आंकड़ों को छूने के लिए उन्हें मैच से पहले 55 रन की दरकार थी। वो 63 रन बनाकर आउट हुए।